चलो फिर लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? हाँ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स, उसके फीचर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उसके मेरिट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर मैं उसको रिकॉल करना चाहूँ तो कर सकते हैं अपन। क्या? पहला ये कि उसने मास करेक्शन किया था। जैसे बेरिलियम का मास 14.9 था और जब वो पीरियोडिक टेबल बना रहा था तो उसका मास उसके हिसाब से 9.7 या 9.47 आ रहा था। वो करेक्ट किया और बाद में जब बाकी साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च किया तो उसके करेक्शन को सही पाया। ये था पहला मेरिट्स। दूसरा मेरिट्स ये था कि कहीं कहीं वो वैकेंट स्पेस दिया था जो एलिमेंट उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे, और उसकी प्रिडिक्शन कि उसका मास ये होगा, मतलब समथिंग उसका डेंसिटी। क्लियर है? तो बाद में जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उसके जो प्रिडिक्शन थे मास वगैरह के, वो सारे क्या हुए? सच पाए गए। ठीक है, ये दूसरा था। तीसरा था कि जब इनर्ट गैस, जब वो पीरियोडिक टेबल बना रहा था उस समय इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुए थे, और जब इनर्ट गैस डिस्कवर हुए तो उसने उस इनर्ट गैस को पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में बाकी दूसरे एलिमेंट के पोजीशन को डिस्टर्ब किए बिना अरेंज कर दिया, और उस ग्रुप का नाम क्या रखा? जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप इसलिए रखा क्योंकि वो किसी से रिएक्शन नहीं करते थे तो उसकी वैलेंसी क्या थी? जीरो, इसलिए उसका नाम क्या रखा उसने? जीरो ग्रुप। आज अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कि इसके डिमेरिट्स क्या थे? डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले डिमेरिट्स पढ़ने के लिए हमें करना क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को हम ऑब्जर्व करते हैं। उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे या फिर दूसरे जो केमिस्ट वगैरह होंगे, उन्होंने क्या किया? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया। डिमेरिट्स जब भी किसी चीज का निकलता है तो क्या करते हैं? पहले हम उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, फिर उसके बाद उसमें से क्या निकालते हैं? डिमेरिट्स, कमियां निकालते हैं। यही ना, किसी भी चीज की कमियां निकालनी है तो पहले हमें उसको जानना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद उसमें से कमी निकालना पड़ता है। जैसे इसके लॉज के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, ये लॉ था कि फिजिकल एंड केमिकल properties are the periodic function of their atomic masses। यही था ना, their atomic masses। मतलब हमने इसको फिर एक्सप्लेन करके क्या बताया था कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास चेंज करेगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या करेंगे? डिफर करेंगे, चेंज करेंगे। इसका मतलब ये होता है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे जैसे मास चेंज करेगा वैसे वैसे ये भी चेंज करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए कुछ आइसोटोप्स की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मास क्या होता है? अलग होता है। आइसोटोप्स किसको कहते हैं? तो आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो जिनका एटॉमिक नंबर, जैसे ये एक्स एलिमेंट है, ठीक है, इसका ए है मान लीजिए एटॉमिक मास, और दूसरा एक्स है, इसका क्या है? बी है। ये मास है, क्या है? मास। तो ये मास दोनों का डिफर है, क्या है? डिफर। जैसे अब एग्जाम्पल में मैं बताऊं कि ऑक्सीजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक एटम का जो है वो मास है 16, और दूसरा इसका आइसोटोप है, उसका मास क्या है? 18 है। ठीक है, नहीं समझे? उसी तरह से अगर हम कार्बन की बात करें, किसकी? कार्बन की, तो कार्बन के आइसोटोप्स एक होता है 12, दूसरा क्या होता है? 14। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1, 2 एंड 3।
प्रोटियम, ड्यूटोरियम एंड ट्राइटियम, ये 3 होते हैं, समझ गए। तो 3 आइसोटोप्स है। क्लोरीन की अगर बात करें, किसकी? क्लोरीन की, Cl की, तो Cl की भी ज़्यादा होती है। एक होता है अपना 34 के आसपास और दूसरा Cl का 37 होता है। अब सबके मास अलग है, क्या है? मास अलग है। तो इसने कहा था इसके पीरियोडिक लॉ के हिसाब से कि मास चेंज प्रॉपर्टी चेंज। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 की प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव डिफरेंट होनी चाहिए। कार्बन की 12 है और यहाँ क्या है? 14 है, इसकी भी डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होती है। तो इसकी पोजीशन उसने अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, इसकी पोजीशन उसने पीरियोडिक टेबल में नहीं दिया। समझ में आ रही बात? जब इसकी मास अलग अलग हो रहे हैं तो इसका पोजीशन भी अलग होना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी? अलग। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी अलग नहीं होती है। उसने बताया कि इसकी प्रॉपर्टी अलग नहीं होती है। आइसोटोप्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी एक ही जैसी होती है। समझ में आ रहा है? इसलिए उसने एक ही पोजीशन में रखा, लेकिन लॉ तो अलग था। लॉ ये कह रहा था कि मास अगर अलग होगा तो प्रॉपर्टी भी क्या होंगी? अलग। तो फिर आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी एक जैसे कैसे हो जा रही है? पहला ये डिमेरिट था, समझ गए। दूसरा जो है वो हाइड्रोजन की बात, लास्ट क्लास में हमने बात किया था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। किसकी? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐसा सब्सटेंस है, एलिमेंट है, इसको उसने कहाँ रखा है? पहले ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में रखा है। हाइड्रोजन को उसने फर्स्ट ग्रुप में प्लेस किया, ठीक है। और हम इसकी रिएक्शंस करा रहे थे तो हमने बताया था कि मान लीजिए अगर Li है, Li के साथ H रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? LiH। क्या बनाता है? और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? समझ में आ रही बात कि नहीं समझे? तो अब अगर इसके अलावा मैं दूसरा लूं सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप का दूसरा हमने ले लिया, अगर इसका HF के साथ भी ले लिया, किसके साथ? HF के साथ। तो HF के साथ यानी फ्लोरीन के साथ वो HF बनाएगा। क्या बनाएगा? HF। और कोई मेटल होगा वो क्या बनाएगा? जैसे मान लीजिए सोडियम की हम बात करें तो सोडियम F फ्लोराइड बनाएगा। यानी यहां से आपको क्या दिख रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो Li की तरह बिहेव कर रहा है। Li की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी केटाइन की तरह। वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन देता तो नहीं है, लेकिन उसकी तरह बिहेव करता है, ठीक। दूसरे केस में आप ये भी देख सकते हैं, दूसरे केस में आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन की तरह भी एक्ट कर रहा है। जैसे देख लीजिए LiH है और Li का आपने मान लीजिए फ्लोरीन के साथ बना दीजिए। किसके साथ? फ्लोरीन। तो ये भी बनाएगा LiF। समझ में आ रही बात? यानी ये फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों एक जैसे बिहेव कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? मतलब ये कि हाइड्रोजन एल्कली की तरह भी बिहेव करता है, यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की तरह भी बिहेव करता है, और दूसरा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की तरह भी बिहेव करता है। तो फिर इसकी पोजीशन फर्स्ट ग्रुप ही क्यों दिया? सेवेंथ ग्रुप भी दे सकता था। समझ में आ रही? जहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है वहां पे भी दे सकते थे, वहां पे क्यों नहीं दिया? ये भी एक सस्पेंस है कि ये जो हाइड्रोजन है वो अल्कली मतलब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, ठीक है, उसकी तरह बिहेव करता है, और दूसरा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन उसकी तरह भी बिहेव करता है। तो इसको फर्स्ट ग्रुप ही क्यों दिया? सेवेंथ ग्रुप क्यों नहीं दिया? समझ में आ रहा बात? सेवेंथ ग्रुप क्यों नहीं दिया? ये पोजीशन भी इसका क्या है? चेंज है। फिर हमने आपको बताया था कि एक दो जगह, जैसे आपने देखा था कि ऑर्गन वाला केस, ऑर्गन के बाद पोटेशियम था, ठीक है, ये थर्ड डिमेरिट्स की बात कर रहे हैं। और दूसरा एक आ जाइए आप निकल और कोबाल्ट का केस, ठीक है। इसका देखिए आर्गन जो है, आर्गन की हमने बताया था कि ये 39.9 होता है और पोटेशियम की आपका होता है 39.1।
समझ में आ रही बात? पहला। दूसरा, निकेल की अगर हम बात करें तो निकेल की जो होती है वो 58.6 के आसपास होती है शायद, देख लीजिए 58.6, और कोबाल्ट की शायद है 58.4। देखिए इसका मास, ठीक है, निकल एंड कोबाल्ट की, उसने निकल को कितना है 58.9। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे निकल का कितना है, तो निकल का ज्यादा होगा, निकल का 58.6 और इसका 58.9 ना, इसको हटा दो फिर। तो देख लो, इसकी बात करते, देखिए 39.9 और ये 39.1। लॉ क्या कहता था, मास जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। कैसा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए हर ऑर्डर में देखेंगे आप कि मास कम से ज्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ज्यादा है, ज्यादा से क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। ये डिमेरिट्स हो गया कि कहीं कहीं पे उसने सिर्फ एलिमेंट के पोजीशन को देने के लिए, ठीक है, उसने क्या किया है, हायर एटॉमिक मासेज वाले एलिमेंट को लोअर एटॉमिक मासेज वाले एलिमेंट से पहले अरेंज कर दिया है। क्या कर दिया है? पहले अरेंज कर दिया है। समझ गए? तो ये इसका हो गया थर्ड डिमेरिट्स। कितने? थर्ड। फोर्थ क्या है? फोर्थ, अब देखिए हमने पढ़ाया था कि फोर्थ वाले में आपने क्लोरीन रखा था, उसके पहले फ्लोरीन था और इसके बाद एमिन रखा था। देखिए आप, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन और उसके बाद मैंगनीज था, एमएन, ठीक है। ये भी डिमेरिट्स है। देखिए ये कैसा है? नॉन मेटल, नॉन मेटल। ये कैसा है? मेटल। डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले, समझ में आ रही बात? डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को उसने क्या किया है, एक ही ग्रुप में अरेंज कर दिया है। ये क्या हो गया, इसकी डिमेरिट्स। समझ गए? तो कुल मिलाकर के कितने डिमेरिट्स हो गए? 4। अगर हम देखें तो पहला डिमेरिट्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा डिमेरिट्स पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, तीसरा डिमेरिट्स हायर एटॉमिक मासेज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड बिफोर लोअर एटॉमिक मासेज, और चौथा डिमेरिट्स था कि मैग्नीज वर प्लेस्ड in a group of halogens, which is totally different in chemical and physical property। तो ये 4 डिमेरिट्स थे। समझ में आ रही बात? अब मैं इसको चाहूं तो लिख देता हूं, लिखेंगे आप लोग। देखिए अब डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसके बाद आपका क्या आता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। समझ गए क्या? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो भी डिमेरिट्स आ गया उसको दूर करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। कौन सा बना? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अपन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म क्यों कहते हैं इसको? तो लॉन्ग फॉर्म इसलिए कहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो क्या है, ज्यादा है। समझ गए? नंबर ऑफ ग्रुप्स कहां से शुरू होगा? 1 to 18 तक जाएगा। कहां तक? 1 to 18। देखिए इसके जो भी, जब भी कोई नया चीज बनता है तो पुराने की वजह से बनता है। किसकी वजह से? पुराने में कुछ कमियां रह जाती है, उस कमियों को दूर करने के लिए नए टाइप के, कोई भी नई टाइप की चीज बनती है। तो यहाँ पे जो न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना वो अभी जो आप पढ़ते हैं, आपके बुक में जो पीरियोडिक टेबल आता है, या आप किसी स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं वहां से जो आपको पीरियोडिक टेबल मिलता है वो कौन सा रहता है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। समझ गए? जो सबसे अच्छा है अभी तक, ठीक है, और अभी वही मान्य है। ठीक, तो सबसे पहले कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया किसने, ठीक है, तो पहला पॉइंट होता है मेड बाय, है ना, हेनरी मोसले। समझ गए? हेनरी मोसले ने इसको बनाया। कब बनाया था? 1913 में। ये बेस्ड किस पे है?
तो पहला है, बाकी जितने भी अभी हमने पढ़ा टेबल, पीरियोडिक टेबल, वो सब किस पे बेस्ड था आपका? एटॉमिक मास पे। ये आपका बेस्ड है किस पे? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, नंबर ऑफ। क्लियर है? ये सारी चीजें, यानी ये दो चीज अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले कि जब तक ये सारी चीजें बनी थी, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले की बात, उस समय तक एटॉमिक नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। से एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट था, प्रोटॉन्स के बारे में जानते थे लोग, लेकिन वो प्रोटॉन्स के नंबर को एटॉमिक नंबर किसी ने नाम नहीं दिया था। समझ गए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में जानते थे कि प्रोटॉन्स किसी एटम में कितने होते हैं। रदरफोर्ड जब आया था उसने ही बता दिया था, और रदरफोर्ड्स बहुत पहले की बात है, समझ गए। लेकिन हेनरी मोसले ने उस पर्टिकुलर टर्म का नाम क्या दिया? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जो हेनरी मोसले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। तो उसके जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो इसको कहते हैं लॉ, क्या कहेंगे? पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वो क्या था? तो सबसे पहले अपन लॉ लिख लेते हैं जिसपे बेस्ड है, जिसपे ये एटॉमिक नंबर, सॉरी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, वो किस बेस पे है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो लॉ है इसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या कहते हैं इसको? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उसने बताया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट is periodic function of atomic number, periodic function of atomic number। यानी एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा या घटेगा उस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज करेगी। समझ में आ रही बात? अब यहां पे ये एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया, तो एटॉमिक नंबर क्या है इसके हिसाब से? तो एटॉमिक नंबर उसने बताया कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ठीक है। जितना भी एटॉमिक नंबर है किसी भी एटम का, वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। अगर मान लिया जाए कि कोई एटम है, कोई एटम या एलिमेंट है, मान लीजिए हमने ले लिया एक्स एलिमेंट है, ठीक है। तो एक्स एलिमेंट है और इसकी एटॉमिक नंबर जो है वो मान लीजिए 17 है। क्या है? 17। तो एटॉमिक नंबर 70 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन वो कितना हो जाएगा? 17। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा जल्दी बताइए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 70। तो एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर को डिनोट किससे करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। किससे बेटा? जेड से। तो एक्स जेड और इधर क्या रहता है? ए ऊपर एटॉमिक मास को डिनोट कर रहा है, तो ए इक्वल्स टू एटॉमिक मास। क्या है? एटॉमिक मास। और z इक्वल्स टू क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। ये सब 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि z जो होता है z इक्वल्स टू p इक्वल्स टू e, है ना। इसीलिए कोई भी जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होते हैं, तो टोटल चार्ज क्या होता है? 0 होता है। जो हमने पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने कई बार 9th क्लास में डिस्कस किए इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर के बेस पे बनाया था। क्लियर? तो जब इसने एटॉमिक नंबर के बेस पे बनाया तो जो डिमेरिट्स थे किसके? मेनली पीरियोडिक टेबल के, वो क्या हो गए? खत्म हो गए। देखिए कैसे। पहला ये कि हाइड्रोजन की पोजीशन, कैसा बेटा? हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन की पोजीशन का अभी भी सस्पेंस है। हाइड्रोजन की सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है।
सबसे कम वाला है, इसकी जो है सबसे कम है। तो हाइड्रोजन को उसने क्या किया है, पहले ग्रुप में प्लेस किया है। लेकिन हाइड्रोजन को हम हैलोजन के ग्रुप में भी कर सकते हैं, जब हम पढ़ेंगे तो फिर से वो यहाँ पे भी वो सस्पेंस बरकरार है क्यों किया है। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है, सबसे पहला पोजीशन पीरियोडिक टेबल का जो शुरू हुआ, पहला पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप, वहाँ पे उसने इसको प्लेस किया फर्स्ट पीरियड में, ठीक है। दूसरा दूसरे ग्रुप में, यानी आपका लास्ट ग्रुप जो था 18 ग्रुप में। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स और ग्रुप की बात करें, एक बार पीरियोडिक टेबल को समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको ज़रा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये इतना लिख लीजिए, ठीक है, लिखना है तो यहाँ तक के लिख लो, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे आगे की। चलिए देखिए, ये है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हमने क्या बताया था कि सबसे पहले ग्रुप में उसने हाइड्रोजन को प्लेस किया, क्यों? क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर क्या थे, सबसे कम, यानी यहां पे इसकी एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। 1 के बाद दूसरे 18 ग्रुप में, इसको इनर्ट गैस ग्रुप कहते हैं, यहां पे इसकी एटॉमिक नंबर 2 हीलियम को प्लेस किया। फिर लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, फिर बोरॉन का 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। उसके बाद सोडियम का है 11, 12, फिर एल्युमिनियम की 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इस हिसाब से देखिए डिमेरिट्स क्या हुआ कि ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास तो सेम होता है, देखिए एटॉमिक नंबर सेम होता है, ऑक्सीजन का 16 एंड ऑक्सीजन 18 यही होता है ना, लेकिन एटॉमिक नंबर सबका क्या होता है, सेम 8। इस हिसाब से ये आइसोटॉप्स एक ही साथ आ गए और इनकी प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, सेम। यानी इसने जो बताया कि जो एटॉमिक नंबर ही बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी है जो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, यहां से ट्रू हो गया पहला। दूसरा, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के भी आइसोटॉप्स यहीं आ गए और उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है, रूल के हिसाब से भी वो सही है। दूसरा, अगर हम बात करें एटॉमिक मास वाला जो टर्म था कि आर्गन की एटॉमिक मास ज्यादा थी और पोटेशियम की कम, फिर भी उसने आर्गन को पहले प्लेस किया था, वो डिमेरिट्स भी खत्म हो गई कि इसकी एटॉमिक नंबर कितनी है 18 और पोटेशियम की कितनी है 19। तो 18 के बाद 19 आता है, समझ में आ रही बात। तो इसकी प्रॉपर्टी और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है, एक इनर्ट गैस है, दूसरा क्या है मेटल है, समझ में आ रही बात। तो ये भी सेम हो गया। फिर मैग्नीज वाला जो कॉन्सेप्ट था कि मैग्नीज जो था वो कहा था क्लोरीन वाले में, यहां देखिए मैग्नीज को उसने अलग दे दिया, समझ गए। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे, 9 ग्रुप थे, 0 से लेकर के 8 तक, तो 9 ग्रुप थे। उस 9 ग्रुप में सब ग्रुप थे 2-2, ए बी ए बी ए बी। उस सब ग्रुप को उसने क्या किया, सेपरेट कर दिया, एक अलग ग्रुप का नाम दे दिया। तो इस हिसाब से इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए, 18 हो गए। तो अब अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड्स की, नंबर ऑफ पीरियड्स, तो नंबर ऑफ पीरियड्स इसमें कितने हैं 7, कितने हैं 7। नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात करें, पीरियड्स तो जानते हैं ना किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ये तो ये आपके कितने हैं 7 है। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स की अगर बात करें, किसकी बात करें, ग्रुप्स, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके पास कितने हो गए 18 ग्रुप्स हो गए, ठीक है। अब इसमें कुछ ग्रुप्स के नाम है, जैसे ये पहला ग्रुप जो है, कौन सा ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप को हम अल्कली कहते हैं, क्या कहते हैं अल्कली। अब इसमें जितने भी मेटल्स है उसको हम क्या कहेंगे, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल इसको इसलिए कहते हैं कि इसको जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो बेस फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, बेस, इसलिए इसको क्या कहते हैं अल्कली। दूसरा जो ग्रुप है, दूसरे ग्रुप वाले को हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। कैसा, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें यहां से, इसको तो इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप या नोबल गैस कहते हैं, नोबल गैस ग्रुप, तो ये आपका है इनर्ट
गैस ग्रुप, ठीक है, या जीरो ग्रुप भी उसको कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी जीरो होती है, इसलिए जीरो ग्रुप। ये जो ग्रुप है आपका 17 ग्रुप, कौन सा? 17 ग्रुप को हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन, ठीक है, इसका क्या नाम है? हैलोजन। और ये जो आपका 17 के बाद जो आपका 18 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप? 16 ग्रुप को हम चैल्कोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं? चैल्कोजेन, ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से कुछ ग्रुप्स के नाम है। अब उसने क्या किया? पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 मेन ब्लॉक में डिफरेंट किया। कितने ब्लॉक में? 4 मेन ब्लॉक में डिफाइन किया, यानी डिफरेंशिएट किया, डिवाइड किया। पहले जो 2 ग्रुप हैं, ठीक है, तो देखिए कितने हैं ग्रुप? टोटल ग्रुप 18 है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, इसका नाम उसने एस ब्लॉक दिया है। क्या दिया है? एस ब्लॉक। टोटल कितने ब्लॉक? 4, तो एस ब्लॉक, ठीक है। 13 से लेकर के 18 तक, 13 to 18, समझ में आ रही बात? तो 13 to 18 ग्रुप, इसको उसने पी ब्लॉक का नाम दिया। कौन सा? पी ब्लॉक, ठीक है। फिर उसके बाद आपका बचा 3 to 12, ग्रुप नंबर 3 to 12, ठीक है। इसको डी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट, समझ गए? या फिर इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल। फिर अगर हम बात करें नीचे सबसे बॉटम में आपको 2 रो दिख रहे होंगे, ठीक है, उस 2 रो को एफ ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक आपका कहाँ है? बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और यहां पे जब आप 6th और 7th ग्रुप में जाएंगे तो स्टार बना हुआ होगा, यहीं से शुरू होगा, हाँ, स्टार, और ये स्टार, और यहीं से 2 ग्रुप को नीचे लाया है, ठीक है, यानी इसी एलिमेंट में जगह दिया उसका, और वो है एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ रही बात? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स है? 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब जो अपना एस और पी वाले एलिमेंट होते हैं, ठीक है, एस एंड पी वाले, उसको हम नेक्स्ट लिख दे रहा हूं मिटा के अच्छे से। किसकी बात कर रहे हैं? एस एंड पी। तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट। क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल एलिमेंट, ठीक है। और दूसरा जो होता है डी, तो देखिए, और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? ट्रांजिस्टर नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है? तो आपका एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन, ठीक है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से शुरू हो रहा है? 13 से लेकर के 12। डी ब्लॉक एलिमेंट में सारे मेटल हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट में सारे मेटल हैं। समझ में आ रही बात? एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो सारे क्या है? एलिमेंट। क्लियर है? तो कितने एलिमेंट है इसमें? सॉरी, कितने मेटल्स है? 28। कितने? 7 है ना, तो 28 होना चाहिए था, तो ये एक हटा दो, तो 13 + 13 यानी एक में 7, दूसरे में भी 7, तो 7 7 14 होना चाहिए। एक हटा दो तो कितने हो गए? 13। हाइड्रोजन को हटा दो तो 13, तो टोटल कितने? 13 होंगे। 13 नहीं, सॉरी 12 होंगे। कितने? 12। तो ये 12 आपके क्या है? मेटल्स है। डी ब्लॉक, सॉरी पी ब्लॉक जो है, वो पी ब्लॉक में आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स
एंड मेटोलाइट्स, तीनों है। देखिए मेटोलाइट्स के लिए उसने क्या किया है, ये ऐसा होगा, अलग कलर प्रोवाइड किया है, बोरॉन, बोरॉन के बाद सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, ठीक है, फिर यहाँ आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद एक और नीचे में जो आया होगा पोलोनियम, ऐसे टाइप के दिए हुए हैं, फिर इसके नीचे में ऐसा है, ठीक है। तो कुल मिला के मेटोलाइट्स जो हैं वो आपके पास 8 मेटोलाइट्स होंगे, कितने, 8, समझ गया। तो ये मेटोलाइट्स, मतलब ये कि मेटोलाइट्स के लेफ्ट की तरफ अब जाएंगे तो मेटल्स मिलेंगे, राइट की तरफ जाएंगे तो नॉन मेटल्स मिलेंगे। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये है कि नॉन मेटल कम होते जा रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो नॉन मेटल घट रहे हैं ना। देखिए पहले में नॉन मेटल्स कितने, 1 2 3 4 5, दूसरे में आइए 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 2, फिर 1, फिर तो खत्म ही हो गया, है ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हम जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो नॉन मेटल्स की क्वांटिटी क्या हो रही है, घट रही है, नंबर ऑफ नॉन मेटल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे। समझ गए? तो ये आपकी प्रॉपर्टी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ब्लॉक्स थे, ट्रांजिशन एलिमेंट था, हमने पढ़ लिए। डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है, ठीक है। अब अपन को थोड़ा सा इसमें जो बेसिक्स जो पढ़ रहे हैं, अब ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ट्रेंड्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है जो जहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ में आ रही बात? किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दिया हो रहेगा, बोलेगा ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे लाई कर रहा है, उसका पोजीशन बताइए, वो मेटल है या नॉन मेटल है, वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, कभी कभी आता है डिफरेंस लिखने के लिए कि नॉर्मल एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल एलिमेंट कौन कौन से हैं, एस और पी, ठीक है ना। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो नॉर्मल, इसमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स तीनों आते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या होगा कि इट कंटेन्स, यानी नॉर्मल एलिमेंट्स कंटेन्स मेटल, नॉन मेटल एंड, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वो केवल और केवल मेटल को कंटेन करता है। ग्रुप, ग्रुप क्या है, तो देखिए ग्रुप में एस ब्लॉक का 1 और 2 है, पी ब्लॉक कहां से शुरू होता है 13 to 18, ये इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे नॉर्मल एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नॉर्मल एलिमेंट। और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कहाँ है, बीच में, यानी 3 to 12, 3 to 12। तीसरा अगर हम बात करें तो इनकी वैलेंसी जो होती है वो फिक्स होती है, वैलेंसी इज फिक्स्ड, और इसका कैसा होता है, वेरिएबल। कैसा होता है बेटा, इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती। पहला, इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जैसे हमने पढ़ा था अभी बहुत पहले कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या करता है, या फिर ऐड होता है। एक होता है डोनेशन और दूसरा एडिशन, गेन और डोनेट। तो जब कोई एटम डोनेट करता है तो नॉर्मल एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कहां से डोनेट होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सुनिए वैलेंस शेल से, कहां से, वैलेंस। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में कहां से होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट में आपका जो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन होगा वो आपका कहां से हो सकता है, इनर से या फिर वैलेंस से, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। ये डिफरेंस है, समझ गए कि जब भी कोई, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है, कौन सा ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज वैकेंट। कैसा, वैकेंट, ठीक है। लेकिन आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा वो आउटर मोस्ट के बाद वाला, यानी इनर, है ना, यानी द ऑर्बिट जस्ट इनसाइड द आउटर मोस्ट, वो क्या होता है, वैकेंट होता है, इनकम्प्लीट फुलफिल होता है। समझ में आ रही बात कि नहीं समझे? तो ये आपके डिफरेंस है, क्लियर है। क्या क्या डिफरेंस हमने बताया, पहला कि 1, 2 and 13 to 8 are called normal elements. It contains metal, non-metal, metalloids and also inert gas, ठीक है। और इसमें केवल मेटल्स होते हैं। इसकी वैलेंसी जो होती है वो फिक्स्ड होती है, इसकी वैलेंसी कैसी होती है, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं।
तीसरा हमने बताया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है किनका, एस यानी नॉर्मल एलिमेंट का, सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट होता है, जबकि इसका आउटर मोस्ट भी हो सकता है और उसके बाद का इनर है ना, जस्ट इनर जो कहते हैं वो इनकम्प्लीट रहता है। समझ में आ रही बात? ये आपका डिफरेंस था किसमें, नॉर्मल एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट में। समझ गए? चलिए सबसे पहला अब अपन को पढ़ना है ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सा? ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है, या फिर पीरियोडिक ट्रेंड्स भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिक। सबसे पहले इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? ट्रेंड्स मतलब जो वैरी करता है, जिनकी वैल्यू क्या होती है, पीरियोडिक टेबल में चेंज होती है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एटॉमिक साइज। क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक साइज के बारे में। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। किसके बारे में? तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। समझ में आ रही बात? चौथा, ठीक है, कितने हो गए? एटॉमिक साइज, वैलेंसी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और चौथा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कभी आपके इसमें इस बार ऐड किया है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, ये चार टर्म को अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये चार टर्म आपका डिस्कस हो गया। चार टर्म इसमें क्या हो जाएगा? डिस्कस होगा। ये चार टर्म पे आपका लेसन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? तो सबसे पहले जो टॉपिक में हमको पढ़ना है एटॉमिक साइज। सबसे पहले इसका क्या है कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज का वेरिएंस क्या है, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन आएगा, साइंटिफिक रीजन जितने भी हैं आपको इसी टर्म पे आएंगे कि एटॉमिक साइज का वेरिएशन, वैलेंसी का वेरिएशन, मेटालिक कैरेक्टर। ज़्यादातर जो टर्म पूछे जाते हैं वो एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर पे रहता है। एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर के, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए हमने पीरियोडिक टेबल को कितने तरीके से पढ़ा है, एक पीरियड वाइज और दूसरा ग्रुप वाइज। तो वेरिएशन भी वैसे ही होता है, पीरियड वाइज अलग, ग्रुप वाइज अलग। समझ में आ रहा है? पीरियड वाइज अलग और ग्रुप वाइज। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे एटॉमिक साइज में कि पीरियड वाइज कैसे वेरी करता है और ग्रुप वाइज कैसे वेरी करता है। समझ में आ रही बात? पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज। तो आपको सबसे पहले दो जो ऑर्बिट है आपके, दो ग्रुप में, फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट पीरियड कम से कम, सेकंड पीरियड आपको याद करना पड़ेगा। तो आपका तो 20 तक के याद है ऑलमोस्ट। कितना तक याद है? 20 तक के। तो वो 20 तक में आपके दो ग्रुप आ जाएंगे, दो पीरियड आ जाएंगे। कितने पीरियड्स आ जाएंगे? दो पीरियड्स। क्लियर है? तो वो दो पीरियड्स अपन याद है, उसके तो जरूरत ही नहीं, याद है ही वो। रहा दो ग्रुप, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ग्रुप, तो उसका याद करना है हाइड्रोजन, लिथियम। समझ गए? उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है? उसके बाद आपका होगा इधर मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम लास्ट में ये है। ठीक है? ये इतने आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो टर्म को क्या करेंगे? लिखेंगे नीचे की तरफ। समझ में आ रही बात कि नहीं समझे? और सबके एटॉमिक नंबर, क्या? एटॉमिक नंबर। ग्रुप में खैर लिखने के लिए आपको याद नहीं भी है तो चल जाता है, लेकिन पीरियड में लिखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सब चीज़ याद होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एटॉमिक साइज के बारे में। किसके बारे में? एटॉमिक साइज। देखिए एटॉमिक साइज यानी एटम का साइज, एटॉमिक साइज। इसी को कभी कभी हम एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं ना, रेडियस। देखिए हमने पढ़ा है कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल ऐसा ही होगा। ठीक है? स्फीयर, बॉल देखे, बॉल आपका कैसा है? स्फीयर शेप का है, वैसे ही होता है, लेकिन इसकी साइज बहुत छोटी होती है। बहुत छोटी मतलब 10 टू द पावर -12 मीटर के आसपास होती है।
है ना, 10 टू द पावर -12। इसकी हम बात करते हैं कि इसकी साइज 10 टू द पावर -12 और भी इससे छोटा हो सकता है, यानी 10 टू द पावर -12, -13, -14 पावर निगेटिव में बढ़ता जाएगा। तो अगर हम इसकी साइज की बात करें तो 10 टू द पावर -12 से 10 टू द पावर -15 के आसपास रहेगा। तो इसमें सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये, ठीक है। अब इसकी साइज हम पढ़ते हैं, तो आपका जब भी बुक में दिया रहेगा तो 10 टू द पावर 12 को पीएम लिखते हैं, पिकोमीटर। क्या लिखते हैं? पिकोमीटर। समझ में आ रहा है? तो पिकोमीटर का टर्म में दिया रहेगा कि इसकी आयनिक रेडियस जो है वो इतना पीएम है। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ रही? अब देखिए साइज इसका हमने बात किया, तो साइज जब भी किसी भी चीज का स्फीयर का डिसाइड करते हैं तो उसकी रेडियस से डिसाइड करते हैं। किससे? रेडियस। ये रेडियस है, क्लियर है। वैसे ही अगर हम बात करें, ये हमने दूसरे को बढ़ा दिया, इसका साइज इससे ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि इसकी रेडियस भी इससे ज़्यादा। समझ में आ रही बात? तो अगर मान लीजिए ये कोई ए एटम है और ये क्या है? बी एटम है, इसकी रेडियस अगर आर बी है, इसकी रेडियस क्या है? आर ए है। समझ में आ रही बात? तो अगर आर बी ग्रेटर देन है आर ए से, इसका मतलब ये होगा कि ए का साइज बी से छोटा होगा, यही ना? समझ में आ रही बात? अब हम अगर थोड़ी सी एटम की बात करें तो एटम के सेंटर में क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है। क्या रहता है? न्यूक्लियस। यानी ये आपका न्यूक्लियस है। क्या है बेटा? और ये जो बाहर वाला पार्ट है ये आपका कहलाता है आउटर मोस्ट। मोस्ट मतलब सबसे बाहर, है ना? आउटर मोस्ट शेल या आउटर ऑर्बिट, यही ना? समझ में आ रही बात? तो अगर हम एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करेंगे तो क्या डिफाइन करेंगे कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। रेडियस बड़ा, साइज बड़ी, रेडियस छोटा, साइज। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही बात? ये क्लियर है? चलिए ये क्लियर हो गया। तो अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो ये बोलेंगे कि एटॉमिक साइज जो होता है दैट इज द साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। और ये डिफाइन किससे करते हैं? तो इसको हम डिसाइड या डिटरमाइन करते हैं एटॉमिक रेडियस से। समझ में आ रही बात? एटॉमिक रेडियस से। तो एटॉमिक साइज इज डिटरमाइंड बाय एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पे लिख लीजिए पहला पॉइंट कि एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक साइज इज डिटरमाइंड बाय एटॉमिक रेडियस। क्लियर? समझ में आ रही बात? दूसरा पॉइंट एटॉमिक रेडियस क्या होता है? तो एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट। समझ में आ रही बात कि नहीं समझे? समझ गए। तो ये आपका हो गया एटॉमिक साइज का। क्लियर है कि एटॉमिक साइज हम डिफाइन करेंगे तो जिसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा उसकी साइज ज्यादा। समझ में आ रही बात कि नहीं समझे? ठीक है, ये दो टर्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेफिनेशन लिखना है तो इसी से आप क्लासिफाई करते हैं और इसी से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब अपन को पढ़ना है वेरिएशन ऑफ साइज। वेरिएशन ऑफ साइज, ठीक है, वेरिएशन ऑफ साइज इन पीरियड। ठीक है, पीरियड में साइज का वेरिएशन कैसे होगा? तो अगर हमने अज्यूम कर लिया सेकंड पीरियड, कौन सा पीरियड? सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड आपका कौन सा है, जल्दी बताइए। कौन कौन से एलिमेंट है सेकंड पीरियड में? तो सेकंड पीरियड आपका स्टार्ट होता है Li से। Li होगा, फिर Be होगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड ये है ना, यहां तक अपने लिख दिया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सही बात है। चलो देखो, अब अगर सबके एटॉमिक नंबर लिखे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए।
देखिए हमें सबसे पहले पता ये करना है, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए कि हमें पता ये करना है कि इसका आउटर मोस्ट जा कहाँ तक रहा है। समझ में आ रही बात? मतलब ये कि नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों? यहाँ पे एक सेल हमने लिया आउटर मोस्ट, अब एक और अगर सेल बढ़ जाए तो नंबर ऑफ जितने सेल्स बढ़ेंगे आउटर मोस्ट बढ़ जाएगा। अभी वो आगे हम बात करेंगे, जब ग्रुप में पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये लिथियम है, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सेकेंड ऑर्बिट जो होता है, सेकेंड ऑर्बिट में आपके 8। थर्ड ऑर्बिट में बात करें तो भी 8। कब तक? अप टू 20। अप टू 20 तक के हम कितना लेंगे? 8 लेंगे। समझ में आ रही बात? और अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में आपका 18 आता है। जैसे ऐसे तो रूल है कितने की? 18 की, लेकिन अप टू 28 ही लेकर चलते हैं। उसका रीजन ये है कि डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहते हैं। समझ गए? कौन सा ऑर्बिट? डी। तो डी में 8 कम हो जाएंगे, सॉरी 10 कम हो जाएंगे, तो 8 ही रह जाएगा। क्लियर है? अब चलिए, तो यहाँ पे 3 है तो पहले ऑर्बिट में कितने रखेंगे? 2। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो कहाँ? न्यूक्लियस के करीब वाले में जाता है। किस में जाता है? न्यूक्लियस के करीब वाला। तो न्यूक्लियस के करीब कौन सा एटम ऑर्बिट होगा? पहला ऑर्बिट, उसके बाद दूसरा उससे दूर, तीसरा उससे दूर, चौथा उससे दूर। जैसे अगर हम बात करें ये न्यूक्लियस, ये पहले ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। समझ गए? तो पहला ऑर्बिट सबसे नजदीक है, इसको इनर मोस्ट बोलेंगे, सबसे ज्यादा। फिर ये इससे दूर, फिर ये इससे दूर, और जो सबसे दूर है उसको क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? इनर मोस्ट में। तो इनर मोस्ट में जाएगा तो देखिए ये 3 है, 3 का 2, 4 है तो 2, 5 है तो 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, समझ में आ रही बात? क्या दिख रहा है आपको कि नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है। नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी सब में 2-2 ऑर्बिट है। इसमें भी कितने ऑर्बिट? 2, 1, 2। इसमें भी कितने? ठीक है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया, हालांकि बड़ा नहीं, इक्वल होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट, यही ना। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर 2 है तो साइज भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि रेडियस जो है वो सेम ही रहेगा। क्लियर है? लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है जब हम इस तरफ जाते हैं पीरियड में, लेफ्ट से राइट की तरफ। लेफ्ट मतलब फर्स्ट पीरियड से, यानी फर्स्ट ग्रुप से 18 ग्रुप की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? कम होगा, साइज क्या होगा? कम। रीजन क्या है कि ये देखिए इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? अब हमने पढ़ा है कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड क्यों होते हैं। तो देखिए न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज। कैसा है? दैट मीन्स कौन पॉजिटिव चार्ज कंटेंट करता है? प्रोटॉन। ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी ऑर्बिट में क्या है? तो ऑर्बिट में आपका है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। कैसा चार्ज? तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को दूर दूर करते, रिपल करते ना। भाई देखो, रिपल करते, अट्रैक्ट करते ना। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। क्या करते? अट्रैक्ट। एक पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज लाओगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? खींचेंगे। जैसे मैग्नेट में नॉर्थ और नॉर्थ को लाओगे तो दूर दूर करेगा, और वही नॉर्थ को साउथ के साथ ला दो, खींच लेंगे। तो अट्रैक्शन। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे ये 2 और 1 है तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू लेस नेगेटिव चार्ज। समझ गए? यहाँ पे बढ़ा, सिर्फ क्या बढ़ा? इलेक्ट्रॉन ही नहीं बढ़ा, प्रोटॉन भी बढ़ा। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन 4, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन। हमने पढ़ा पहले ही कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स 5 तो प्रोटॉन भी, चार्जेज बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियस जो है
ज़्यादा फोर्स से खींचेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। यहाँ पे और ज़्यादा खींचेगा, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे और ज़्यादा। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बढ़ भी रहा है किस में, एक ही ऑर्बिट में, दूर नहीं हो रहा है। ऑर्बिट अगर दूर होता तो रेडियस बढ़ जाता, दूसरे ऑर्बिट में जाता तो, लेकिन ऑर्बिट एक ही है यानी डिस्टेंस सेम है, सिर्फ चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसी को हम न्यूक्लियर पुल कहते हैं। तो न्यूक्लियर पुल क्या हुआ, तो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करने की जो फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस पुल या न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर पुल। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है लेफ्ट टू राइट जाने में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और उसके बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो साइज है वो इलेक्ट्रॉन जो दूर थे वो खींच रहे हैं, नजदीक की तरफ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा 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 साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। थोड़ा थोड़ा साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। ये क्या कहते हैं, वेरिएशन ऑफ साइज इन पीरियड्स, कि जब पीरियड में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी, और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी एक ही ऑर्बिट में रह रहा है, सेकंड ऑर्बिट में। सब में देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिट्स 2 2 2 2, समझ में आ रही बात। देखो 1 2 1 2 1 2 ऑर्बिट में, समझ में आ रही बात। तो सेकंड ऑर्बिट में यानी एक ही ऑर्बिट में जा रहा है, इसका मतलब ये एक रेडियस कांस्टेंट होना चाहिए था। ऑर्बिट सेम है, रेडियस कांस्टेंट, लेकिन चूंकि चार्ज बढ़ने की वजह से साइज थोड़ा क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। साइज क्या हो रहा है, छोटा। समझ में आ रही बात। तो अगर हमें साइंटिफिक रीजन लिखने को आता है तो साइंटिफिक रीजन की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहीं पे बता दो। ऐसा करता हूँ, लिखा देता हूँ साइंटिफिक रीजन का, है ना, कि क्या रीजन है जिसकी वजह से चार्जेस बढ़ते घटते हैं। ठीक है, रहने दो, लिख लो पहले इतना।